नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंटार्कटिक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस संधि ने 54 हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया जिन पर उनके स्टेशन स्थित हैं। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, जैसे भारत के भी स्टेशन 3 स्टेशन हुआ करते थे, अब 2 स्टेशन कार्यरत हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो इस तरह से यह कथन सत्य है। दूसरा है, भारत अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षर करता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग जैसी संधियों का भी हस्ताक्षर करता है, जो इस महाद्वीप की मौलिक प्रकृति को संरक्षित करने में सहायता के लिए भारत को आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से यह तीसरा कथन भी सत्य है, अतः आंसर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, सेंटर इंट्रोड्यूस अंटार्कटिक बिल। तो सरकार ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 को पेश किया। यह किस लिए पेश किया गया? जिससे कि अंटार्कटिक में पर्यावरण संरक्षण और अन्य गतिविधियों का एक ढांचा प्रदान किया जा सके। और इस मसौदे को किसने तैयार किया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और इसके माध्यम से यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत अंटार्कटिक सन 1959, अंटार्कटिक जलीय जीवन संसाधन संरक्षण 1982, पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि प्रोटोकॉल 1998 के तहत अपने दायित्वों को वह पूरा कर सकेगा। यही कारण है कि सरकार ने यह विधेयक लाया है। और दोस्तों, भारत अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 से शुरू किया था। और इस तरह से मैंने जैसा कि बताया, दक्षिण गंगोत्री 1983, 1988 में मैत्री और भारती 2012। तो भारती लार्समन की पहाड़ियों पर स्थित है और अभी मैत्री और भारती पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि मैत्री के स्थान पर एक अन्य का केंद्र की तत्काल जरूरत है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो अब उस स्थान को बदलकर दूसरा स्थान बनाया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मामले सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्वायत्ता से संबंधित है? तो इसमें सीधे सीधे विनीत नारायण मामला 1997, यह कथन एकदम सत्य है। और दोस्तों, सीजेआई, तो यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है। तो प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है, उन्होंने सीबीआई की साख और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कुछ सलाह दिया है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि राजनीतिक कार्यकारिणी या कार्यपालिका बदल जाती है, हर 5 वर्ष में बदलती है, लेकिन यह एक स्थायी और अभेद और स्वतंत्र से यानी सीबीआई जो है एक स्थायी निकाय है। इसे जो है इन सब से परहेज करना चाहिए, कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। पुलिस के लिए सामाजिक वैधता और जनता के विश्वास को पुनः प्राप्त करना वर्तमान समय की मांग है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता में इस तरह की बातें होने लगे कि सीबीआई निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है। तो विनीत नारायण मामला 1997 में, यह विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य के मामले के फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के एक निश्चित वक्त तक पद पर बने रहने की बात कही थी। और इसमें कहा गया था कि सीबीआई के डायरेक्टर को कम से कम 2 सालों का निश्चित टेन्योर होना चाहिए। अगर डायरेक्टर इसके बीच ही रिटायर होना हो, तब भी वह 2 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना रिटायर नहीं होगा। इस तरह से राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के केस में हुआ था। तो दरअसल सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के जरिए होती है। और इस अधिनियम के सेक्शन 4A के अनुसार सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी करती है। और इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के चीफ जस्टिस या उसके द्वारा नामित कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। अब बढ़ते हैं, असम की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वोत्तर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, सिक्किम को छोड़ करके। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? 4।
के अतिरिक्त सभी, यानी सी। अब आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई हुई है और यहाँ मानचित्र में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, नागालैंड, यहाँ पर मिजोरम को कर रहा है, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, सिक्किम देख रहे हैं अलग हो जाता है। और दोस्तों असम का इन सभी राज्यों के बीच सीमा विवाद रहता है। तो अभी हाल में देख सकते हैं, इस खबर के आधार पर देख सकते हैं कि 50 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर इस विवाद का अंत कर दिया है। ऐसे में गृह मंत्री भी वहां मौजूद थे। तो दोस्तों विवाद 1972 में जब मेघालय असम से अलग राज्य बना था, तभी से यह सीमा यानी 12 विवादित क्षेत्रों को लेकर आए दिन खूनी संघर्ष हुआ करता था। तो दोस्तों इस विवाद की जड़ की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर में अलग राज्यों का गठन पहाड़ियों के आधार पर होता था। इसके चलते आबादी के बीच जिलों की सीमा बन जाती थी और यही असम और मेघालय के बीच भी हुआ। जब मेघालय अलग राज्य बना तो यहाँ के खासी और गारो समुदाय के काफी लोग मैदानी इलाकों में रह गए थे। बाद में इन लोगों के विकास को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो इसी तरह से इस विवाद को अब अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी अब यह विवाद समाप्त होने की कगार पर है या लगभग समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं लुक आउट नोटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फरार या वांछित घोषित व्यक्ति देश नहीं छोड़ पाए। यह कथन एकदम सत्य है। इसे केवल अधिकृत प्रवर्तक के अनुरोध पर अप्रवासन ब्यूरो द्वारा संशोधित, हटाया या वापस लिया जा सकता है, जिसके अनुरोध पर एलओसी या इसे कहते हैं लुक आउट नोटिस या सर्कुलर कहा जाता है। यह एक सर्कुलर लेटर होता है, तो यह जारी किया जाता है, एकदम सही है। इस तरह के सभी नोटिस से संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, यह कथन असत्य हो जाता है। इससे संबंधित यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, डज एट एलओसी लीड टू अरेस्ट, तो नॉट नेसेसरली, तो नहीं जरूरी नहीं है कि गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह से यह कथन असत्य है। एक और दो उत्तर सही होगा, यानी उत्तर ए होगा इसमें। तो इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि लुक आउट नोटिस क्या है, इसे कब जारी किया जाता है। तो यह ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर अप्रवासन शाखा द्वारा अप्रवासन चौकियों पर इसका उपयोग किया जाता है, यानी फरार या वांछित व्यक्ति जो देश छोड़ने में सक्षम नहीं है, उन पर यह लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है। एलओसी की बड़ी संख्या में अधिकृत अधिकारियों द्वारा शुरू किया जा सकता है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक, विभिन्न नामित अधिकारी भी शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2020 में आए हुए प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया गया परामर्श, यह कथन असत्य है। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, यह भी गलत है। विनिमय पत्र, यह एकदम सत्य है। तो हुंडी एक वित्तीय साधन है जो व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग के लिए मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ। तो इसका इस्तेमाल प्रेषण साधन के रूप में, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में यानी पैसा उधार लेने के लिए, व्यापार लेन देन के लिए यानी विनिमय के बिल के रूप में। तकनीकी रूप से अगर कहा जाए तो हुंडी एक लिखित रूप में एक बिना शर्त आदेश है जो किसी अन्य व्यक्ति को, आदेश में नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा। तो दोस्तों चंडीगढ़ पर पंजाब यानी पंजाब की भगवंत मान सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर फिर से दावा पेश किया है। तो इस तरह से विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया इसके लिए। तो इसके पीछे चूंकि कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों की केंद्र की अधिसूचना से पहले केंद्र ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था और इससे साथ साथ इसे कह सकते हैं कि अधिसूचित केंद्रीय सेवा नियम भी लागू किया था। तो ऐसे में इन दोनों घटनाक्रमों के बाद पंजाब की सियासत में फिर हलचल पैदा हो गई और ऐसे में विशेष सत्र बुला कर यह जो है दावा पेश किया गया। और भगवंत मान ने कहा, यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया कह सकते हैं, खासकर पंजाब के मुखिया यानी पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ होना चाहिए। इवन अलग हाई कोर्ट की मांग तक उन्होंने
कर दी। तो अगर इतिहास के पन्नों में अगर देखते हैं तो 1947 में विभाजन के दौरान पंजाब की राजधानी को अस्थायी रूप से लाहौर से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंजाब की राजधानी के रूप में एक आधुनिक शहर का फैसला किया। तब चंडीगढ़ की विचार की कल्पना की गई थी और मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने नए चंडीगढ़ को तराशने के लिए केंद्र के परामर्श से शिवालिक की सुरम्य तलहटी को चुना और शहर की स्थापना के लिए खरड़ के 22 गांवों का अधिग्रहण किया गया था और सरकार को विस्थापित हुए इन गांवों के निवासियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। बाद में उन्हें मुआवजा दिया गया और 21 सितंबर 1953 को राजधानी को आधिकारिक तौर पर शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था और चंडीगढ़ का औपचारिक उद्घाटन 7 अक्टूबर 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था और 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय जब हरियाणा बनाया गया था तो चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी बन गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था और इसका नियंत्रण सीधे केंद्र के हाथों में था और चंडीगढ़ में संपत्तियों को पंजाब और चंडीगढ़ के बीच 60-40 के अनुपात में विभाजित किया गया था। ऐसे में फिर से एक बार बहस उठ गई है। अब जब पंजाब इस तरह के प्रस्ताव पारित करता है, पंजाब इससे पहले 7 प्रस्ताव पारित कर चुका है और जब पारित करता है तो हरियाणा भी मांग को लेकर के वह भी चंडीगढ़ को लेकर के विवाद कर देता है। तो ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या होता है। केंद्र इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रखता है या चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी के रूप में व्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।